ठीक है, तो मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ भाई, सही आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक थर्ड से थिंकिंग एंड लैंग्वेज, और हो सके तो ब्लॉक फोर भी स्टार्ट कर देंगे अगर ये टाइम पे खत्म हो जाता है तो। सो इसमें थिंकिंग एंड लैंग्वेज में हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं कि थिंकिंग के क्या कंसेप्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, देन प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में मेंटल इमेजरी क्या होती है, कंसेप्ट क्या होते हैं, प्रोपोजिशन वगैरह। और फिर यहाँ पे स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, देन उसके कॉग्निटिव एरर क्या होते हैं, एंड देन लैंग्वेज के नेचर, स्कोप और कंसेप्ट के बारे में सीखें। एंड इतना ही, इसमें ज़्यादा नहीं है। सो इसमें स्टार्ट किया गया है, टाइटैनिक की एक स्टोरी दी गई है कि टाइटैनिक को बोलते थे अनसिंकेबल। सबने सोचा था कि हाँ, क्या बोलते हैं, ये अनसिंकेबल है, इतना बड़ा जहाज है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, स्टिल ये आइसबर्ग से टकरा के ये क्या बोलते हैं, ये मतलब डूब गई थी। सब हम सब ने फिल्म देखी हुई है, ठीक है, टाइटैनिक ब्रोक इनटू टू पीसेस। सो यहाँ पे अब पूछता है कि लाइक the mystery surrounded sinking of claimed unsinkable Titanic had always been a topic of interest for many। कि ये डूब कैसे गया, जब इतनी एडवर्टाइजमेंट की थी कि इसको कुछ नहीं हो सकता, इसे डूब कैसे गया। तो इसकी रिसर्च वगैरह हमेशा मतलब ये इंटरेस्ट का टॉपिक रहता है बहुत सारा। तो यहाँ पे लाइक अब यहाँ पे ये चीज बोला गया, व्हाट डू यू थिंक व्हाई दिस इवेंट हैज बीन डिस्कस्ड हियर। इस ये यहाँ पे क्यों किया गया है, बिकॉज इट्स हाईलाइट्स द आयरनी ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, अगेन मतलब प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है, वो उसके उसकी वजह से हमने यहाँ पे इसके बारे में बात करें। ऑन वन हैंड अवर कॉग्निटिव एबिलिटीज हैव एक्सटेंसिव कैपेबिलिटी। एक तरफ तो हमारे लाइक जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, सो जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज है, एक तरह तो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव, मतलब हम उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल कुछ भी कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ इट हिंडर्स अवर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमें इसकी वजह से हम कभी कभी डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो द केस ऑफ टाइटैनिक हैज बीन डिस्कस्ड हियर टू हाईलाइट वन इंसिडेंट ऑफ द इनकरेक्ट डिसीजन ड्यू टू द कॉग्निटिव एरर। तो यहाँ पे ये टाइटैनिक की बात क्यों की थी, क्योंकि हमने कुछ ऐसे इनकरेक्ट डिसीजन लिया कॉग्निटिव एरर की वजह से, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट, ये हादसा हुआ था। सो डिसीजन मेकिंग क्या है, इज अ हायर मेंटल प्रोसेस, जिसमें क्या बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अदर कॉग्निटिव प्रोसेस लाइक थिंकिंग एंड लैंग्वेज। तो डिसीजन मेकिंग में अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या है, थिंकिंग है, लैंग्वेज है। एंड सो उसी के बारे में स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ पे आ गया हमारा थिंकिंग एंड कंसेप्ट, थिंकिंग कंसेप्ट एंड टाइप। क्या कंसेप्ट है थिंकिंग का, एंड इसकी कौन कौन सी टाइप है। सो थिंकिंग क्या है यहाँ पे, थिंकिंग इज अ हायर मेंटल प्रोसेस। एंड इन थिंकिंग एक हायर मेंटल प्रोसेस है, और इसको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ये है कि इट्स थिंकिंग इज डिफाइंड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। पहला तो थिंकिंग को हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी बोलते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या बताई गई है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये बाहर के वर्ल्ड की जो एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, उसका मैकेनिज्म है। सो अकॉर्डिंग टू गैरेट, गैरेट ने क्या डेफिनेशन दी, ये वाली डेफिनेशन याद कर लेना, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि गैरेट की डेफिनेशन क्या थी थिंकिंग के बारे में, या फिर गिलमर की क्या डेफिनेशन, ठीक है। सो थिंकिंग इज अ बिहेवियर विच इज ऑफन इम्प्लिसिट एंड हिडन एंड इन विच सिंबल्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। मतलब कि थिंकिंग ऐसा बिहेवियर है जो इम्प्लिसिट है, मतलब कि उसके लाइक परफेक्ट एविडेंस नहीं है, एंड यहाँ पे साथ में वो हिडन भी है, एंड इन विच सिंबल्स आर ऑर्डिनरी। और जिसमें क्या बोलते हैं, सिंबल्स है, जैसे कि इमेजेस, आइडियाज, कंसेप्ट का हम यूज करते हैं, आर ऑर्डिनरी इम्प्लॉय, जिसको हम नॉर्मली इम्प्लॉय करते हैं वहां पे। गिलमर ने क्या बोला 1970 में, डिफाइन थिंकिंग एज अ, इसने कहा कि जो थिंकिंग है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जहां पे हम अपने आइडियाज और सिंबल का यूज कर सकते हैं इन लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी की जगह पे। दस थिंकिंग इज अ गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। इसलिए जो थिंकिंग क्या है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर है, मतलब कि हमें कोई गोल को अकम्प्लिश करना है, सो थिंकिंग उसका कंसेप्ट है। दैट इज इट अकर्स इन सम कॉन्टेक्स्ट। और इसका मतलब कि जो थिंकिंग है वो किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में ही होता है, रेंडमली नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि अचानक से हम ये थिंकिंग होने लगी हमें। फॉर चूजिंग अ ड्रेस टू वेयर, अब थिंकिंग क्या है, लाइक एक कपड़े को कि क्या कपड़े हमें पहनने हैं से लेकर कि हमें कौन सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सभी में हमें थिंकिंग इन्वॉल्व होता है। और थिंकिंग को लाइक फोर कॉमन टाइप्स में, सॉरी, फाइव कॉमन टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट क्या है, परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग।
परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग कैरिड आउट फॉर द परसेप्शन ऑफ अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करना चाहते हैं तो वहां पे जो परसेप्शन का प्रोसेस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करने का, उसको उसमें हम लाइक ये परसेप्चुअल थिंकिंग का या कंक्रीट थिंकिंग का यूज करते हैं। इफ यू आर आस्क्ड टू राइट 4 sentences ऑन योर फेवरेट बुक, जैसे कि आपको बोल दिया कि आपको अपनी फेवरेट बुक के 4 लाइनें लिखो, देन द थिंकिंग यू विल बी यूजिंग इज परसेप्चुअल थिंकिंग। तो वहां पे आप अपनी परसेप्चुअल थिंकिंग का यूज करोगे, मतलब जो आपने परसीव किया था अपनी फेवरेट बुक से, आप उस वो चीजें लिखोगे। अब कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है? सुपीरियर टू परसेप्चुअल थिंकिंग। ये जो परसेप्चुअल थिंकिंग है उससे सुपीरियर होती है, उससे ऊपर होती है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग कंसेप्ट, सिंबल्स और लैंग्वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें हम कंसेप्ट्स का, सिंबल्स का, लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग में क्या होता है? इट्स एन इनसाइट बेस्ड थिंकिंग विच यूजेस प्रीवियस एक्सपीरियंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग में हमने अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व की थी पहले, उसमें जो हमें एक्सपीरियंस मिला हम उसका यूज करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब रिफ्लेक्ट किया हमने अपने एक्सपीरियंस पे। फोर्थ आ गया क्रिएटिव थिंकिंग। थिंकिंग इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग न्यू एंड नोवेल आइडियाज और ऑब्जेक्ट। तो अब जब भी हम कुछ नया करते हैं, हम कुछ बोलते हैं कुछ अलग करो यार, कुछ क्रिएटिव करो, तो वहां पे हम क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द रीअरेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्टिमुलाई टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो इसमें क्या करते हैं? हम जो पुराने एग्जिस्टिंग स्टिमुलाई है उनको अपने तरह से रीअरेंज करते हैं और कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स इन मेकिंग द रीजन जजमेंट एंड एग्जामिनिंग एजम्पशन, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला कहाँ पे? जब आपको कुछ जजमेंट देनी हो या कुछ कुछ एज्यूम करना हो, जहाँ पे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हो। एग्जांपल के लिए बोलूं कि अगर जो हमारे लाइक जज होते हैं कोर्ट में, वो क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज वहां पे क्या एक्सपीरियंस था पुराने किसी क्रिमिनल के साथ या किसी भी केस के साथ, तो वहां पे ये चीजें हो सकती है। एंड सो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग क्या होगी? क्रिएटिव थिंकिंग इन केस जैसे कोई स्टार्टअप होता है तो कहते हैं कि आप नया आइडिया पे काम करो, कुछ नया इनोवेटिव लाओ प्रोडक्ट में, तो वहां पे हम क्रिएटिव थिंकिंग का यूज करते हैं। प्लस ऐसे मतलब कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पे हम मल्टीपल, जैसे मैंने बोला कि लाइक अगेन केस के कोर्ट के केस में क्या होगा? जज जो यूज करेगा क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सकता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज कर सकता है। देन अगर कोई स्टार्टअप प्रोडक्ट या स्टार्टअप बिजनेस मतलब कुछ कर रहा है, तो वहां पे वो क्रिएटिव थिंकिंग का या उसने जो भी अपना रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब जो भी एक्सपीरियंस था उसका किसी काम के साथ जो उसने किया हो, तो उनका भी यूज कर सकते हैं वो। एंड सो ये चीज हो गया। लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम, लाइक कुछ समझना है इसमें टाइप्स ऑफ थिंकिंग या थिंकिंग कंसेप्ट में? हेलो, लाइक यार यस नो तो बोला करो। सो अब इसके बाद क्या है? द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मेंटल इमेजिनरी कंसेप्ट्स एंड प्रीपोजिशन। अब कौन? सो प्रोसेस के बारे में अब चलते हैं। सो यहाँ पे क्या है? द थॉट वी हेयर, जैसे कि जो भी हम कुछ थॉट सुनते हैं अपने दिमाग में इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इज नोन एज प्रोपोर्शनल थॉट। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशनल थॉट। अगर हम कुछ भी अपने दिमाग में वर्ड्स सुने, जैसे अभी आप मन में बात करोगे तो वहां पे वो वर्ड्स की साउंड की तरह फॉर्म होते हैं ना, वहां पे बोलते हैं उसको प्रोपोजिशनल थॉट, ठीक है। एंड सेंटेंसेस दैट प्रोपोज और क्लेम समथिंग, जैसे यहाँ पे सेंटेंस क्या गया? सच एज वन शुड नॉट वेस्ट वाटर, कोई पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, या ब्लैक अच्छा कलर है, आर प्रोपोजिंग और क्लेमिंग समथिंग, तो ये कुछ क्लेम कर रहे हैं एंड इसीलिए इसको प्रोपोजिशनल थॉट बोलते हैं। अनदर दूसरा क्या है मोड ऑफ थिंकिंग? विजुअल थॉट और इमेजिनल थॉट। अब इसमें क्या होता है? ये उस तरह का थॉट है जिसमें हम सुन देखते हैं कोई चीज अपने माइंड में। एक दिस प्रोपोजिशनल थॉट एंड इमेजिनल थॉट आर टू मोड्स, और ये दो मोड्स हैं थिंकिंग के, ठीक है। सो अब इनको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि मेंटल इमेजेस क्या होते हैं, कंसेप्ट्स क्या होते हैं एंड प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाता है अगेन इफ सो मेंटल इमेजिनरी क्या होती है? मेंटल इमेजिनरी होती है इट इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टिमुलाई दैट आर नॉट प्रेजेंटली परसीव्ड बाय द सेंसेस। मतलब आप उस समय उस किसी भी जिस भी चीज के बारे में मेंटल इमेज बना रहे हो वो अभी आपके आंखों के सामने नहीं है,
यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको मे बी लेट्स सी, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सपोज यू वर टोल्ड बाय योर फ्रेंड दैट ही सॉ ब्यूटीफुल येलो बर्ड, कि आपने कोई सुंदर सी येलो पक्षी देखी जिसका कलरलेस बीक था, जो उसके बीक में कोई कलर नहीं था गार्डन में। तो आप क्या करोगे, इफ यू आर पेइंग इनफ अटेंशन टू हिज डिस्क्रिप्शन, अगर आप उसको सुन रहे हो कि वो क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है, आप अपने दिमाग में एक उसका मेंटल पिक्चर बनाने लगोगे, विजुअल इमेज। तो ये जो विजुअल इमेज बनी ना, इसी को हम मेंटल इमेजरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है, इट इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ये किसने दी थी, मोल्टन एंड कॉस्लिन ने 2009 पे, याद कर लेना। एंड इसके बाद कंसेप्ट क्या होता है, मेंटल इमेजरी क्लियर हो गया, हमने कहा था कि एक मेंटल इमेज को समझना है और कंसेप्ट को। अब दूसरा आ गया कंसेप्ट की बारी। सो व्हाट इज अ कंसेप्ट? अ कंसेप्ट रिप्रेजेंट एन एंटायर क्लास, इट इज द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट वी एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर क्लास। अब इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है जो हम किसी पर्टिकुलर क्लास के साथ लिंक करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ हैविंग फोर, हमारा कार का कंसेप्ट क्या है, अवर कंसेप्ट ऑफ कार इज फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड्स, कि जिसमें 4 चक्के लगे हो, पेट्रोल इंजन हो, स्टीयरिंग हो, सीट्स हो, उसको हम कार बोलते हैं। Concept helps us in reducing the mental complexity of our world by categorizing it into manageable information। अब concept हमें help कैसे करता है, ये जो mental complexity, इसमें हम ना मतलब कि वर्ल्ड की, इसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, कि एक ग्रुप बना दिया पर्टिकुलर कि ये जहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी वो एक कार होगा। अगर बाई चांस किसी कोई भौंक रहा है कोई जानवर और उसके 4 टांगे और पूंछ है, तो वो एक कुत्ता है। तो इस हिसाब से हमने कैटेगराइज कर लिया उनके लाइक प्रॉपर्टीज को बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स को बोल सकते हो, कुछ भी। फर्दर और कंसेप्ट हमें प्रोटोटाइप्स बनाने में भी मदद करता है। प्रोटोटाइप्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ कंसेप्ट और अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है प्रोटोटाइप में, हमने अब नॉर्मली समझ लो एक कार के आपने बना दी कि कार क्या होता है, जिसमें 4 चक्के होते हैं, सीट होते हैं, पेट्रोल होता है, ये हो गया। तो अब आप इसी तरह से कुछ और बनाने की कोशिश करोगे जिसमें सभी फीचर्स होंगे, तो वहां पे आपने एक कंसेप्ट का प्रोटोटाइप बनाया। तो कंसेप्ट हमें प्रोटोटाइप बनाने में भी मदद करता है, एंड इसमें वही चीजें लिखी गई है। सो कंसेप्ट का मतलब क्लियर हो गया। अब आ जाता है प्रेपोजिशन। अब प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, मैनी रिसर्च प्रोपोज दैट थिंकिंग कैन नॉट बी लिमिटेड टू इमेजेस और वर्ड्स। अब बहुत से रिसर्चर ने बोला कि थिंकिंग जो है सिर्फ इमेजेस और वर्ड्स पे रिलेट नहीं कर सकती है, इट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अ प्रोपोजिशनल थ्योरी वाज गिवन बाय सम रिसर्चर टू सपोर्ट दिस व्यू, और कुछ रिसर्चर ने इसके पीछे कुछ मतलब लाइक थ्योरीज भी प्रोवाइड की थी। अ प्रोपोजिशन इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो प्रोपोजिशन है वो क्या है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, बट नाइदर इन द फॉर्म ऑफ, जो कि ना ही वर्ड की फॉर्म में है और ना ही इमेजेस की फॉर्म में है। इट रेफर्स टू द अंडरलाइन मीनिंग, कि ये किस में रेफर करता है कि क्या अंडरलाइन मीनिंग है उन कंसेप्ट्स का, ठीक है, उन मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप अमंग कंसेप्ट्स। तो उनके क्या रिलेशनशिप है उनके कंसेप्ट्स का। इन सिंपलर वर्ड, इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट व्हिच कैन बी जज एज ट्रू और फॉल्स। तो अगर आसान भाषा में समझना है तो ये क्या होता है, प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, कि कोई भी स्टेटमेंट जिनको हम ट्रू या फॉल्स कैटेगरीज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रीज आर ग्रीन, दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट प्रोपोजिशन कोड विद टू आर्गुमेंट, आर ट्रीज ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बात की हमने। सो ये था हमारा लाइक प्रोपोजिशंस के बारे में। एंड थिंकिंग इज नॉट अकॉर्डिंग, और प्रोपोजिशनल थ्योरी के हिसाब से ऑल्सो कॉल्ड एज कंसेप्चुअल प्रोपोजिशनल थ्योरी। प्रोपोजिशनल थ्योरी को हम कंसेप्चुअल प्रोपोजिशनल थ्योरी भी बोलते हैं। वी नॉट ओनली थिंक रिगार्डिंग वर्ड्स और इमेजेस बट ऑल्सो कंसर्निंग मीनिंग। हम सिर्फ वर्ड्स और मीनिंग के बारे इमेजेस के बारे में नहीं सोचते, उनकी मीनिंग्स, उनसे क्या मतलब है उनका, उसके बारे में भी सोचते हैं। दस वी रिप्रेजेंट अवर वर्ड इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग बाय रिलेटेड कंसेप्ट टुगेदर। इसलिए क्या बोलते हैं, हम कैसे वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाय गिविंग मीनिंग टू द कंसेप्ट जो उनसे रिलेटेड हो। We may experience our mental representative as images, but these images are happy phenomena। अब ये क्या है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, मतलब क्योट है कि हम अपने एक्सपीरियंस को मेंटल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं एज इमेजेस, बट ये जो इमेजेस होते हैं ये क्या होते हैं, एपी फिनोमिना, सेकेंडरी एंड डेरिवेटिव फिनोमिना दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अदर मोर बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस। तो ये क्या है, सेकेंडरी है, मतलब कि आपके पास ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन थी, मौजूद थी, उससे आपने ये जो इमेजेस ड्राइव की है, ये वो है सेकेंडरी एंड डेरिवेटिव फिनोमिना, किसका, बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस का, जो आपके पास ऑलरेडी था। अकॉर्डिंग टू प्रोपोजिशन थ्योरी, आवर मेंटल रिप्रेजेंटेशन समटाइम्स कॉल्ड मेंटलिस्ट।
और प्रोपोजिशनल थ्योरी के हिसाब से ये जो हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है इसे हम मेंटलीज भी बोलते हैं, मोर क्लोजली रिसेंबल द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ अ प्रोपोजिशन। सो जो क्लोजली रिप्रेजेंट करता है प्रोपोजिशन को। अब क्रिएटिविटी का क्या कंसेप्ट है? सो क्रिएटिविटी का कंसेप्ट है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ओरिजिनल एंड नोबल आइडिया और ऑब्जेक्ट नोन एज क्रिएटिविटी। ठीक है, कि जो एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ ओरिजिनल एंड नोबल आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी में बताया कि अकॉर्डिंग टू गिलफील्ड ने कहा था टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग आर इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो दो तरह के थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। बट डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जिसमें किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इंडिया कब आजाद हुआ था, इसमें तो एक ही सोल्यूशन होगा, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत है। बट व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ पेपर क्लिप, पेपर क्लिप के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, उसमें यहाँ पे आप मल्टीपल आंसर दे रहे हो और सभी करेक्ट हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज थी याद करने वाली ना। नाउ अब कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में? यहाँ पे वॉलेस ने 1926 में प्रपोज किया था, 4 क्लासिफिकेशन की थी, मतलब 4 स्टेजेस में क्रिएटिव ऑफ थिंकिंग को। तो ये अब इसके बारे में 4 स्टेजेस कौन कौन से? पहला है प्रिपरेशन, सेकंड इज इंक्यूबेशन, थर्ड इज इल्यूमिनेशन, फोर्थ इज वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है? दिस स्टेज इज स्टेज ऑफ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल अबाउट द प्रॉब्लम एट हैंड। इसमें आप कोई भी लाइक जो प्रॉब्लम है पहले उसके लिए उसके अराउंड रॉ मटेरियल कलेक्ट करोगे। जैसे कि आपका प्रीवियस वर्क, क्या गैप्स था, प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस सोल्यूशन, अगर कोई इस प्रॉब्लम में पहले कोई सोल्यूशन अप्लाई किया गया था तो उसमें क्या दिक्कतें आई, तो ये सभी नॉलेज आप गैदर करोगे दिस। ठीक है, सो ये वाली हो जाती है प्रिपरेशन की स्टेज। दिस प्रोसेस मोटिवेट्स टू वर्क मोर ऑन द प्रॉब्लम, और ये जो प्रोसेस है हमें ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम और भी ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ काम करें इन दिस स्टेज। और इस स्टेज में कौन सी थिंकिंग चाहिए हमें? डाइवर्जेंट थिंकिंग। बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप जो प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे थे, मतलब कि जो भी सोल्यूशन निकाल रहे थे कि उसका एक फिक्स ही सोल्यूशन है, मे भी कोई और हो सकता है, तो वहां पे मल्टीपल चांसेस है, इसीलिए आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए इसमें, क्रिएटिव थिंकिंग के फर्स्ट स्टेज में। इंक्यूबेशन क्या होता है? अब मान लेते हैं आपने स्टेज स्टार्ट किया, आपने मतलब आपने फर्स्ट प्रिपेयर कर लिया कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये चीजें थी। अब आप उसके बारे में सोच रहे हो लेकिन आपके पास कुछ आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। बट उस समय क्या होता है कि आप एक्टिवली तो नहीं होता है, फिर आप क्या करने लगते हो? लेट सपोज आपको कुछ आप एक ऐप बनाना का सोच रहे थे, ऐप के बारे में, बट आपको कितना सोचा, आपको आइडिया नहीं आया। अब आप क्या करने लगे? आप वॉक पे चले गए या नहाने लगे, मे बी कुछ भी कर रहे थे आप, मे बी वॉशरूम में थे और मे बी गाना सुनने लगे। तो वहां पे आप अब प्रॉब्लम के बारे में ढंग से नहीं सोच रहे, कोई वहां पे एफर्ट नहीं डाल रहे, आप बाकी चीजें कर रहे हो। बट आपका जो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो अभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क कर रहा है। तो ये स्टेज होती है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। ठीक है, अब क्या होता है? जैसे ही आप मान लेते हैं वॉक कर रहे थे, वॉक करते करते सडन अचानक से आपके दिमाग में आइडिया देते यार, हाँ ये आइडिया सही है, इस तरह से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ बहुत बार। तो ये जो स्टेज है इसको आहा और यूरेका मोमेंट भी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में। सो इसमें क्या होता है? दिस एक्सपीरियंस इज रिजल्ट ऑफ एन इमीडिएट सोल्यूशन और इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम एट हैंड। इसमें क्या होता है? हमें अचानक से कोई सोल्यूशन आ जाता है हमारे दिमाग में। एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया आर्किमिडीज गोल्डन क्राउन, ये पढ़ना होगा, आप खुद से पढ़ लेना, ऐसे कुछ लाइक एग्जांपल ये है जनरली। तो इसमें आप खुद से भी एग्जांपल बना सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया उस कंसेप्ट के बेसिस पे। अब फोर्थ स्टेज क्या होती है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होता है? द वर्थ और वैल्यू ऑफ द इनसाइट इज जज। अब हमें जो इंसाइट आया था थर्ड स्टेज में, जो आइडिया आया था या सोल्यूशन का कुछ भी, मतलब अब उसको हम वर्थ उसकी चेक करते हैं कि क्या वो इतना वैल्यूएबल है, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इट इज अ फुल्ली कॉन्शियस स्टेज। ये फुल्ली कॉन्शियस स्टेज होती है इन विच द पर्सन इवेल्युएट्स द वर्थ ऑफ द सोल्यूशन। जो पर्सन है वो इवेल्युएट करता है कि सोल्यूशन कितना वर्क करेगा, नहीं करेगा। द क्रिएटर बैंक्स ऑन हिज एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो वो अपने जो भी उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी उस पे उसके हिसाब से एक सोल्यूशन पहुंचेगा। एंड जरूरी नहीं है, स्टडीज ऑन क्रिएटिव हैव सजेस्टेड दैट जो इल्यूमिनेशन के टाइम में, मतलब वो जो अचानक से आपको कहा था यार हाँ ये आइडिया अच्छा है, वो वाला आइडिया वर्क करेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कुछ होते हैं जिसमें ये वर्क ना करे। तो फोर्थ वेरिफिकेशन वाला है, अगर वो नहीं किया वर्क
मतलब अगर वर्क कर गया तब तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वर्क नहीं किया फिर आप इंक्यूबेशन में जाओगे या मतलब प्रिपरेशन स्टेज में, और फिर आप इस साइकिल को रिपीट करोगे ताकि आप फिर से वो मतलब उस सोल्यूशन पे पहुंच सको। सो ये था स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। 4 स्टेजेस है क्या? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? अब प्रॉब्लम क्या होता है सबसे पहले? अब प्रॉब्लम इज अ बैरियर और हिंड्रेंस टुवर्ड्स योर गोल। मतलब आपका कोई भी गोल है तो उसको रीच करने में कोई बीच में रुकावट आ रही है, वो रुकावट ही आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इसका मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी डिफाइंड एज बिहेवियर ऑफ ओवरकमिंग दिस हिंड्रेंसेस टू अचीव योर गोल। तो ये जो भी रुकावटें आई है आपके गोल तक पहुंचने में, इनको हटाना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मतलब दिया गया है कि लेट सपोज एक सीलिंग में 2 थ्रेड हैं और आपको इसको दोनों हाथों से पकड़ना है, लेकिन इसका थ्रेड का इतना लेंथ नहीं है कि आप इनको दोनों हाथों से पकड़ सको। तो अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जो अवेलेबल सोल्यूशन, मतलब आपके पास जो इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल है वो क्या है? ये यहाँ पे देख सकते हो, पेंट ब्रश, कैन ऑफ पेंट, हैवी कैनवस, ट्रैम्पोलिन। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे पकड़ोगे दोनों को? तो यहाँ पे सोल्यूशन ये मतलब ये खुद खुद से एक आपको एक तरह से प्रॉब्लम दे दी है, आप इसके बारे में सोचते रहना, बट यहाँ पे उसके उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। सो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड इसका अब क्या है? अब आ गया यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में कि क्या बोलते हैं, ये 7 स्टेप्स फॉलो करता है। मतलब कि क्या? therefore problem solving can be defined as a behavior of overcoming this hindrance to achieve your goal. A typical problem solving process follows 7 steps. पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब आपको पता लगता है कि यार हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल के लिए लेट सपोज एक बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो बिजनेस के ना अचानक से मतलब सेल चल रहे थे, बट वहां पे नेक्स्ट मतलब इस महीने सेल कम आई। अब सेल कम आई तो उनको पता चला अच्छा ठीक है कि यार हमें कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ। सेकेंड स्टेज आ गई प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो हो गया, सेल कम आई, अब क्यों आई वहां पे हम उसको समझेंगे, तो वहां पे हो गया वो प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, कि क्या हुआ, हमने उसको प्रॉब्लम को डिफाइन किया। इन दिस स्टेज अब प्रॉब्लम नेचर, मीनिंग की क्या नेचर है प्रॉब्लम का, कैसी किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, वो चीजें हम करते हैं। थर्ड स्टेज इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में क्या होता है? स्टेज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग द वेज टू टैकल। कौन कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फोर्थ आ गया स्टेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, हम जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग जो भी लाइक इंफॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस जो भी सोल्यूशन था हम उसके उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग ने कहा था दिस स्टेज इन्वॉल्व्स हाउ डू द वेरियस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम फिट टुगेदर, कि कैसे अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्रॉब्लम में फिट करती है साथ में। ठीक है। सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब फोर्थ स्टेज हो गया ऑर्गेनाइजेशन हमने कर दिया। ठीक है। फिफ्थ स्टेज में क्या कर रहे हैं हम? एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। अब हमने क्या बोलते हैं, आफ्टर डिसाइडिंग हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है ओके मल्टीपल सोल्यूशन थे, ये वाले सोल्यूशन के साथ हम जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, विच स्टेज इज अप्रोप्रिएट एंड हाउ टू फॉलो द सिलेक्टेड स्ट्रेटेजी, कि उसको कैसे फॉलो करना है। इन दिस स्टेज अ डिसीजन इज टेकिंग रिगार्डिंग एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और हम इसमें फैसला लेते हैं कि कैसे एलोकेट करने रिसोर्स की, मतलब टाइम को कैसे एलोकेट करना है, मनी को कैसे करना है, एफर्ट को कैसे करना है एलोकेट, उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं अप्रोप्रिएटली इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है। सो ये हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मॉनिटरिंग में क्या होता है? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली दिस स्टेज रिक्वायर्स अ पर्सन टू कंटिन्यूअसली क्रॉस चेक और स्क्रूटनी द पाथ। अब इसमें क्या होता है, जो उसने सोल्यूशन चुन लिया अब उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि हाँ ये चीज किस तरह से वर्क कर रही है, इसमें और क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअस चेकअप होते रहता है। ठीक है। एंड फिफ्थ क्या है? इवेल्युएशन स्टेज। हमने ये सोल्यूशन कर दिया, अप्लाई कर दिया, मॉनिटर कर रहे हैं, अब यहाँ पे लास्ट स्टेज में इवेल्युएट करते हैं क्या वो सोल्यूशन उसके लिए इफेक्टिव था या नहीं, सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ। ठीक है। तो अगर फेलियर होगा तो फिर से हम प्रॉब्लम पे जाएंगे, फिर ये सर्कल कंटिन्यूस करेंगे। तो ये हो गया हमारा लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है हमने पढ़ लिया। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बैरियर्स आ जाते हैं। अब हम जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे अब यहाँ पे चार तरीके के प्रॉब्लम्स, चार नहीं सॉरी 1 2 3 5 तरह के होते हैं ये जो बैरियर्स। पहला बैरियर क्या है? मेंटल सेट और परसेप्चुअल सेट। अब यहाँ पे
परसेप्चुअल सेट, मेंटल सेट में आपको एक चीज बताता हूँ, इमेजिनिंग योर, अब इसमें क्या होता है मेंटल सेट में कि ये हमारी टेंडेंसी होती है टू स्टिक टू फेमिलियर मेंटल स्ट्रेटेजीज इवन इफ दे मे नॉट बी द बेस्ट अप्रोच फॉर अ न्यू प्रॉब्लम। अब हमने कोई प्रॉब्लम को पहले पास्ट में सॉल्व किया था, ठीक है, तो अब उससे कुछ सोल्यूशन थे, तो अब हमें जो नई प्रॉब्लम आई ना, हम उसमें भी वो प्रॉब्लम पुराने तरीके ही अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मेंटल सेट। वी गेट बायस्ड टुवर्ड्स द मेथड दैट हैव वर्कड फॉर अस इन द पास्ट। तो हम बायस हो जाते हैं उन मेथड्स के लिए, उन तरीकों के लिए जिसने हमारे लिए पुराने प्रॉब्लम में काम किया था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी फेस्ड अ न्यू प्रॉब्लम, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूं तो लाइक इमेजिन, आप जैसे एग्जाम्पल ट्राई यहाँ पे समझ लो, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम। आप कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे किसी मेथड से, ठीक है, दैट हैड वर्क फॉर सिमिलर प्रॉब्लम इन द पास्ट, जो कि उस जैसे ही सोल्यूशन क्वेश्चन प्रॉब्लम के लिए काम किया था। बट ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वही पुराना मेथड को नए मेथड अप्लाई करने के बजाय वही पुराना मेथड ट्राई किए जा रहे हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इवन कि वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मेंटल सेट या प्रीसेप्चुअल सेट, मतलब जो आपने परसीव कर लिया था पहले उसी पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। देन सेकेंड आ गया फंक्शनल फिक्सनेस। अब फंक्शनल फिक्सनेस में क्या है, दिस अकर्स व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर यूजुअल फंक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी चीज को, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स को उनके फंक्शन के टर्म्स में ही देखने लगते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन, जिसकी वजह से हम कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दूं अगेन, सो एग्जाम्पल में जैसे कि यू नीड टू हैंग अ पिक्चर ऑन द वॉल, आपको एक पिक्चर फोटो लगानी थी दीवार में। अब क्या हुआ, आपके पास आपको हथौड़ा मिल नहीं रहा था, डिस्पाइट सीइंग अ हेवी रेंच। अब आपने देखा कि सामने हैवी रेंच एक मतलब भारी सा रेंच पड़ा हुआ है, बट यू ओनली सी इट एज अ टूल फॉर टाइटनिंग द बोल्ट। तो लेकिन आपने रेंच को कैसे देखा कि सिर्फ रेंच तो यार सिर्फ नट टाइट करने के काम आता है, तो इसको हम कील मारने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि आपके लिए तो उसका काम उतना ही था, उसके बियॉन्ड वो बढ़ ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे आप फिक्स्ड हो गए कि किसी फंक्शन के लेकर आपने बोल दिया कि हाँ इसकी इतनी ही कैपेबिलिटी है, तब यू ओनली सी इट एज अ टूल एंड डोंट कंसीडर यूजिंग इट टू ड्राइव द नेम, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। सो इसी की वजह से क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, नए अप्रोच या फॉर इंस्टांस वी आर आस्क्ड टू यूज अ कॉमन वे स्ट्रगल टू ड्यू टू फिक्स पोजीशन, और इसकी वजह से क्या बोलते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने ये वाला बैरियर है। द थर्ड बैरियर इज यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या होता है इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन में कि हम ना इनिशियली क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको गलत इंटरप्रेट कर देते हैं एंड रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसेस अवर, और जो हमारी वो गलत इंटरप्रिटेशन थी उसकी वजह से क्या बोलते हैं, हमारे उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का तरीका था उसमें भी इन्फ्लुएंस आया, और मतलब कि हम गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से उसको गलत सोल्यूशन दे रहे थे। मतलब अगर आपने ढंग से बीमारी पता ही नहीं की है कि उसको एक्चुअली बीमारी क्या है, तो आप इलाज किसी और चीज का कर रहे हो, तो वहां पे वो सोल्यूशन नहीं होगा ना। सो दैट्स द लाइक जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझते। थर्ड इज यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ इज लैक ऑफ एक्सपर्टीज और इंटेलेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली आप बोल सकते हो किसी पर्सन की इनकेपेबिलिटी की उसको उस प्रॉब्लम के बारे में स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिविल इंजीनियर के पास चले जाओ और उसको बोलो भाई मेरे आंख में प्रॉब्लम है, मेरे को इसको मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो नहीं देखेगा क्योंकि उसके पास वो सेट ऑफ एक्सपर्टीज या नॉलेज नहीं है उस फील्ड के रिगार्डिंग। उसको तो बिल्डिंग के बारे में पूछो ना, डॉक्टर वाली चीज क्यों पूछो। तो वहां पे अगर आपके पास कोई लैक ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो ये वाला बैरियर है। देन लैक ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कभी कभी एबिलिटी हो सकती है सॉल्व करने की प्रॉब्लम को, बट हम मोटिवेशन लैक करते हैं, हम लाइक कुछ है नहीं हमें करने का, तो इसीलिए हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी ढंग से, मतलब पूरे एफर्ट लगाते नहीं है। विदाउट सफिशिएंट मोटिवेशन वी मे नॉट इन्वेस्ट द नेसेसरी टाइम एंड एनर्जी इनटू फाइंडिंग सॉल्यूशन, स्पेशली आफ्टर फेसिंग इनिशियल फेलियर। और कभी कभी क्या होता है, इनिशियली जब आप किसी प्रॉब्लम पे वर्क करते हो, एक दो आपको सोल्यूशन लगता है कि अच्छा हाँ ये वर्क करेगा, बट आपने अप्लाई किया वहां पे वर्क नहीं किया, तो इनिशियल फेलियर्स के बाद आप डीमोटिवेट हो गए, एंड देन फिर आपको नेक्स्ट आपको मतलब अगेन ये भी एक बैरियर बन जाता है कि आप और फिर से और मेहनत करो। देन लास्ट इज इमोशनल ब्लॉक। इमोशनल ब्लॉक में क्या होता है,
आवर इमोशनल स्टेट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो हमारा जो इमोशनल स्टेट होता है ना, वो भी हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रेसफुल हो, आप एंग्जाइटी हो या किसी चीज का डर है, तो आप वहां पे आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है ना, वो अच्छे से वर्क नहीं करती है एंड मेक इट डिफिकल्ट। और क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए मुश्किल बना देता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में अच्छे से ध्यान दे पाए। एग्जाम्पल के लिए, लेट सपोज कि अगर कोई बच्चा है, वो मैथ्स में अच्छा था लेकिन उसको स्टेज फियर है, तो टीचर ने बोला उसको आके यार सबके सामने, क्लास के सामने ब्लैक बोर्ड में सॉल्व करो। अब वो ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो फोकस नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो डर रहा है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे इमोशनल स्टेट उसका चेंज हो गया, तो वहाँ पे इमोशनल ब्लॉक भी हमें क्या बोलते हैं, लाइक मोड, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैरियर है, ठीक है। सो एक्चुअली 6 थे, मैंने 5 बोला करते थे। मेंटल सेट एंड प्रीसेप्चुअल सेट, देन फंक्शनल फिक्सनेस, यूजिंग इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, देन लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशनल ब्लॉक। इसमें कोई डाउट है किसी को? पूछो, इन केस है तो। अच्छा, वैसे हो ना आप लोग इधर? ओके, एक ही है, बाकी सब लीव कर गए। डॉली, अभी आप हो या फिर लाइक? ठीक है, ठीक है, ओके। सो इसमें आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरे को बता सकते हो लाइक ये ट्रू फॉल्स है? अगर आपने पढ़ा, थिंकिंग इज नॉट अ हायर मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग एक हायर मेंटल प्रोसेस नहीं है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। राइट, ठीक है, क्योंकि थिंकिंग एक हायर मेंटल प्रोसेस होता है। तो सेकंड, फंक्शनल फिक्सनेस रेफर्स टू अवर टेंडेंसी टू सी ऑब्जेक्ट इन द लाइट ऑफ इट्स यूजुअल और टिपिकल फंक्शन ओनली, ठीक है। सो फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? रेफर्स टू हमारी टेंडेंसी, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके यूजुअल और टिपिकल फंक्शन से ही देख सकें। ट्रू। ट्रू, ठीक है, सही बोला, अभी हमने किया था। अ प्रॉब्लम इज अ बैरियर और हिंड्रेंस टुवर्ड्स योर गोल। एक प्रॉब्लम एक बैरियर होता है या रुकावट होती है टुवर्ड्स हमारे गोल के। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है। So a concept is the set of properties that we associate with a particular class. A concept क्या होता है? एक set of properties होती है जिसको हम किसी particular class के साथ associate करते हैं। True. True, ठीक है। Critical thinking is an insight-based thinking which uses previous experience to solve a problem. अब critical thinking क्या होती है? Insight-based thinking होती है जो कि हमारे previous experience को use करती है ताकि problem solve कर सके। True और false? ट्रू। फॉल्स। एक्चुअली क्योंकि जब हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बोलते हैं, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग। में अभी आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये देखो। सो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? इट्स एन इनसाइट बेस्ड थिंकिंग विच यूजेस प्रीवियस एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स इन मेकिंग द रीजन जजमेंट एंड एग्जामिनिंग एजम्पशन। सो इसको किसी जजमेंट को करने के लिए या एजम्पशन को एग्जामिन करने के लिए हम क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला फॉल्स है, लास्ट वाले का करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब ये जो इस डिफिनेशन है उसके हिसाब से। सो अब है डिसीजन मेकिंग और चूजिंग अमंग ऑल्टरनेटिव, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है अब यहाँ पे? अब डिसीजन मेकिंग द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट यू यूज, वो जो कॉग्निटिव हमारा प्रोसेस होता है यूज करने का, ताकि हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट, अलग अलग जो ऑप्शन है उसको चूज कर सके, मतलब इवेल्युएट पहले समझ सके एंड देन मेक अ चॉइस, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसा टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बिहेवियर है जिसमें हमें ऑलरेडी पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में पता होता है कि हाँ, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा यूज करें, तो वहां पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी, ठीक है। सो अब डिसीजन मेकिंग में 6 स्टेप्स होते हैं, और अगेन ध्यान से अगर आप देखोगे ना बेसिक्स, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली ही बात है, क्योंकि अगेन डिसीजन मेकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो चीज, लाइक बिहेवियर। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि प्रॉब्लम आपको है क्या। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक गर्ल की एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शैल आई वेयर एट माय फ्रेंड्स मैरिज सेरेमनी, मुझे अपनी दोस्त की शादी में क्या पहनना चाहिए। देन जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव, तो ऑल्टरनेटिव क्या है, साड़ी पहन सकती हो, सलवार सूट, लहंगा, कुछ भी। देन इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, तो आप ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते समझते हो कि फॉर इवेल्युएट वी इवेल्युएट ऑल द अल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू इट। अब हम कैसे इवेल्युएट करते हैं जनरेटिव ऑल्टरनेटिव्स को? उसके कॉस्ट पे, बेसिस पे और बेनिफिट्स पे,
तो क्या फायदे होंगे, जैसे कि टुडे वेदर इज लिटिल चिल्ली, आज तो ठंड है, देन अदर डेज इवन आई एम नॉट इवन आई एम आल्सो नॉट फीलिंग, और मेरे को भी मेरी तबीयत भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैं सलवार सूट पहनूंगी, क्यों, बिकॉज ये मेरे को ठंड से बचा सकता है, ठीक है, एंड फ्रॉम कोलर बेटर देन लहंगा और साड़ी के कंपैरिजन में। तो आपने इवेल्युएट किया कि क्या चीजें थी, तो आपने चूज क्या किया, सलवार सूट, ओके ठीक है मैं सलवार सूट पहन लूंगी। देन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन, सो अब आपने इम्प्लीमेंट करते हो डिसीजन को, सो दिस इज द एक्शन टेकिंग स्टेज वेयर यू इम्प्लीमेंट द, अब यहाँ पे जो आपने चॉइस की थी उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आयरन जैसे आपने जो सलवार सूट था उसको प्रेस वगैरह कर लिया और पहन के तैयार हो, ठीक है। अब इवेल्युएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, लास्ट स्टेज है जिसमें आप अपने डिसीजन की इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव रहा आपका डिसीजन, उसको इवेल्युएट करते हो। अब यहाँ पे क्या है, यू इवेल्युएट योर डिसीजन एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक सलवार सूट पहन लिया, अब आप शीशे में जाके देख रहे हो दैट इट लुक्स गुड, अच्छा तो लग रहा है, बट माइट नीड टू चेंज सैंडल, लेकिन सैंडल चेंज करने की जरूरत है, तो वहां पे फिर आप सैंडल चेंज करो। तो ये वाला जो 6 स्टेप प्रोसेस है, ये है हमारा क्या बोलते हैं लाइक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग क्या होती है, अगेन कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, ताकि हम इवेलुएट कर सके ऑल्टरनेटिव एंड एक चॉइस बना सके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। देन कॉग्निटिव एरर इन डिसीजन मेकिंग, कॉग्निटिव एरर कौन कौन से होते हैं डिसीजन मेकिंग में, देन यहाँ पे एक मिनट, सो as discussed in the previous unit of perception of studies have suggested, अब स्टडीज ने बताया कि लाइक वी हैव इन ऑर्डर टू मैनेज दिस कॉग्निटिव लोड, हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं और सॉरी बहुत सारी चीजें होती है, और हम एक टाइम में एक ही जगह पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इस कॉग्निटिव लोड को मैनेज करने के लिए हम अनकॉन्शियसली कुछ मेंटल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। ऑन वन हैंड, अब एक तरह क्या होता है, एक तरफ तो इन मेंटल फॉर्मूलाज, ये मेंटल फॉर्मूला हमें हेल्प करते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी डिसीजन ले सके, लेकिन दूसरी तरफ ये कभी कभी हमें इनकरेक्ट कंक्लूजन, जो डिसीजन ले लेते हैं मतलब गलत भी ले सकते हैं, और इसको ही हम कॉग्निटिव एरर बोलते हैं, ठीक है। अब कॉग्निटिव एरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ह्यूरिस्टिक्स एंड एक होता है बाइसेस। ह्यूरिस्टिक्स में क्या होता है, इट इज अ मेंटल शॉर्टकट दैट हेल्प्स अस इन टेकिंग अ डिसीजन क्विकली बाय डिक्रीजिंग कॉग्निटिव लोड, तो ये एक मेंटल शॉर्टकट है जो हमें हेल्प करता है हम जल्दी से डिसीजन ले सके कॉग्निटिव लोड को घटा के, उसको कम करके। इवन दो दीज ह्यूरिस्टिक्स आर, ये ह्यूरिस्टिक बहुत ही हेल्पफुल तो होते हैं इन मेकिंग कि हम हर दिन के डिसीजन ले सके, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ फ्लॉलेस प्रोसेस, लेकिन ये फ्लॉलेस भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलती नहीं होती ह्यूरिस्टिक्स में। सो समटाइम इट में लीड टू जिस कभी कभी हम कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, एंड कुछ मेजर टाइप्स ऑफ मेंटल मतलब ह्यूरिस्टिक या मेंटल शॉर्टकट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक। अब रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक क्या होता है, representative heuristic, let me explain you. So this heuristic help us to make judgment or decision by comparing things to mental prototypes or categories we have. तो इसे ये ह्यूरिस्टिक हमें हेल्प करते हैं कि हम कुछ जजमेंट या डिसीजन ले सके जो भी हमारे लाइक चीजों को कंपेयर करके टू मेंटल प्रोटोटाइप्स और कैटेगरीज जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। Essentially, we judge the likelihood of an event based on how well it is represented. So हम क्या करते हैं यहाँ पे, जज करते हैं किसी भी इवेंट को कि कैसे वो रिप्रेजेंट करती है और फिट्स, और प्री कंसीव्ड नोशन और स्टीरियोटाइप्स ऑफ सिमिलर इवेंट्स और कैटेगरी, या फिर पहले कुछ हुआ था या कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे मन में ऑलरेडी सेम थे, तो उसके बेसिस पे ये करता है। एग्जांपल के लिए, इमेजिन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट, आप किसी से पहली बार मिलते हो एंड वो क्या बोलते हैं चश्मे पहन रहे हैं, एंड लाइक उसके बाल थोड़े खराब है, एंड वो एक क्या बोलते हैं स्टैक ऑफ बुक्स, मतलब 3-4 बुक्स का बंडल वो अपने हाथ में कैरी करके जा रहे हैं, मतलब 3-4 बुक्स साथ में पकड़ी हुई। तो हमारा इन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि ये शायद प्रोफेसर हो सकता है या स्कॉलर हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप को फिट करे, लेकिन रियलिटी में वो शायद स्टूडेंट हो या लाइब्रेरियन हो और समवन एल्स इंटायरली, या कोई और ही हो सकता है इंटायरली। So your judgment is based on the resemblance to your mental image. तो आपका जो जजमेंट था किस पे बेस्ड था, जो आपके दिमाग में एक ऑलरेडी इमेज बेस्ड थी प्रोफेसर की, उसके बेस पे, ना कि एक्चुअल एविडेंस जो कि पर्सन के ऑक्यूपेशन को करता है, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, दिस ह्यूरिस्टिक इन्वॉल्व्स मेकिंग जजमेंट अबाउट द फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन हाउ इजीली इंस्टेंसेस ऑफ दोस इवेंट कम टू माइंड। मतलब इसमें क्या होता है, हम जो जजमेंट करते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है किसी इवेंट की, कि वो कितनी जल्दी हमारे दिमाग में आता है।
एग्जाम्पल के लिए, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू बिलीव दैट इवेंट आर मोर कॉमन। अब इसमें दूसरे शब्दों में कि जो इवेंट्स होते हैं वो ज्यादा कॉमन होते हैं एंड इम्पोर्टेंट इफ दे आर इजली, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर हम उनको जल्दी से याद करें। मतलब किसी भी एग्जाम्पल के लिए समझ लो, इमेजिन आपने क्या बोलते हैं ट्राइंग टू, आप कहीं पे जाना चाह रहे थे, वेदर आप चूज कंफ्यूज थे कि मैं फ्लाई एरोप्लेन में जाऊं या ड्राइव करके जाऊं टू विजिट योर फ्रेंड्स इन अनदर सिटी, अपने दोस्त को मिलने के लिए, ठीक है। यू रिसेंटली हर्ड अ न्यूज, और आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज सुनी कि हाँ वहाँ पे प्लेन क्रैश हो गया। अब क्या हो गया, आप एंशियस फील करने लगे कि मैं उड़ के जाऊंगा क्या, मेरा प्लेन क्रैश हो गया। तो एज अ रिजल्ट यू डिसाइडेड टू ड्राइव इनसाइड, तो आपने बोला नहीं यार ड्राइव करके जाता हूँ वो ज्यादा सेफ है। इवन दो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर देखें तो फ्लाइंग जो है वो ज्यादा सेफ होती है ड्राइविंग के मुकाबले। सो हमारा डिसीजन किस पे चेंज हो गया, किसने इन्फ्लुएंस किया, जो हमारे मतलब जितनी जल्दी इवेंट हमारे दिमाग में आया, मतलब वो प्लेन क्रैश के बारे में हमने सुना तो हमें वो दिमाग में आ गया और हमने उस पे हमारा जो डिसीजन था उसने उससे इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। सो ये होता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अब यहाँ पे थर्ड है फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट में क्या होता है, our tendency to interpret the same message differently depending upon how it has been presented। हम किसी भी सेम मैसेज को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं डिपेंडिंग कि कैसे उसको कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ है एंकरिंग और एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक। अब इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूरिस्टिक टू टेक अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट से एंकर कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, एंड देन वी इवेलुएट एंड एडजस्ट, और फिर हम उसको इवेलुएट और एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है कि अच्छा ये चीज चेंज होना चाहिए, ये चीज चेंज होना चाहिए विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से। ये थे चार तरह के ह्यूरिस्टिक: रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, फ्रेमिंग ह्यूरिस्टिक एंड एंकरिंग एंड एडजस्टिंग ह्यूरिस्टिक। बायसेस में भी 4 टाइप्स होते हैं। इल्यूजनरी कोरिलेशन क्या होता है, इसमें होता है कि हम जब दो ऑब्जेक्ट्स को, दो इवेंट्स को जिनमें कोई रिलेशन ना हो, हम फिर भी बोले कि हाँ ये इनमें रिलेशन था। फॉर इंस्टेंस जजिंग समवन फ्रॉम प्रीवेलेंट स्टीरियोटाइप। अब वही स्टीरियोटाइप के बेसिस पे हम किसी को जज करते हैं, जैसे कि अगर कोई क्या बोलते हैं मे बी तू करके बोल रहा है तो हम बोलेंगे यार ये बदतमीज है, क्योंकि तू करके बदतमीज बोलते हैं। बट जबकि ऐसा चीज हो सकता है कि वो एक्चुअली बदतमीज ना हो, बट वो जिस एरिया में रह रहा हो वहां पे ऐसे तू करके ही बोलते हैं। तो वहां पे हमने मतलब कोई भी एक हमने स्टीरियोटाइप बना के रखे, कोई रिलेशन बना के रखा, अच्छा ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी न्यू पॉलिटिक्स के बारे में अगर सुनोगे तो कहते हैं अच्छा ये हुआ है तो इसने ही किया होगा, मतलब पहले से हमने इल्यूजन रिलेशन बना देते कोई भी। सेकेंड इज ओवर कॉन्फिडेंस। अब ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, डिसीजन मेकर हैव अ टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट देयर स्किल्स एंड एबिलिटी। तो हमें क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है कि हम अपनी काबिलियत को कुछ ज्यादा ही समझने आंकने लगते हैं और उसकी वजह से हम गलत फैसले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस वाला। हिंसेट बायस क्या होता है, ऑल नोन एज न्यू इट ऑल अलोंग। न्यू इट ऑल अलोंग इफेक्ट क्या होता है कि हाँ भाई मुझे तो सब पता ही है, मुझे पता है क्या होने वाला है। सो हिंसेट बायस में यही होता है कि हिंसेट बायस अकर्स व्हेन रेट्रोस्पेक्टिवली थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जब आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे कभी इवेंट हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी और आप उसके बारे में सोचे सिचुएशन फ्रॉम क्लेमिंग दैट दे न्यू बिफोर हैंड अबाउट द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन इन द पास्ट। क्योंकि आपको प्रॉब्लम पहले हुई थी, आपके उसका कुछ सोल्यूशन था, तो आपने तो मेरे को आपने आप बोल दिया हाँ मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का क्या होने वाला है, कैसे होगा वो चीज। तो हिंसेट बायस हो गया कि हाँ मेरे को पहले से सब पता है, वो वाला। कंफर्मेशन बायस क्या होता है, दिस इज टेंडेंसी टू सर्च ओनली फॉर इंफॉर्मेशन दैट विल कंफर्म वन इनिशियल हंच। अब इसमें क्या होता है कंफर्मेशन बायस में कि आप क्या बोलते हैं, आप कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करते हो ताकि आपकी जो हाइपोथेसिस थी, आपका जो सोच था, उसको आप सही प्रूफ कर सको एंड टू ओवरलुक और इग्नोर अदर इन्फॉर्मेशन, और बाकियों को इग्नोर कर सको। और ये मोस्टली होता है अगेन पॉलिटिक्स के केसेस में, जैसे कि इन केस बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो जैसे कि अगर कोई बीजेपी के फेवर में है तो उन्होंने मतलब और बीजेपी ने बाई चांस कुछ गलत किया होगा, लेकिन वो लोग अब ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में ढूंढेंगे कि हाँ ये देखो यहाँ पे ये चीज है तो इसकी वजह से मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इवन सेम ऐसी कांग्रेस के केस में कि अगर वो क्या बोलते हैं उन्होंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन जो कांग्रेस के फैन है वो फिर ये बोलेंगे कि नहीं इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और ऐसी चीज के अपने मतलब ऐसे सर्च खुद से सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में जिससे वो इस चीज को प्रूव कर सके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। और निगलेक्ट कर देंगे उन इन्फॉर्मेशन को या उन सबूतों को जो कि ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं कि हाँ इनमें से कोई भी गलत था, ठीक है। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस। ये चार तरह के बायस थे। देन कंसेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज, ये लास्ट है इस टॉपिक का, फोर्थ का।
एंड यहाँ पे क्या है कि अब हम समझते हैं लैंग्वेज होता क्या है एक्चुअली. सो लेट मी, एक मिनट. An ability to communicate information using a complicated set of यहाँ पे देख सकते हो, an ability to communicate information. हम जब information को communicate करते हैं using a complicated set of symbol, किसी symbols का use करके, sounds का use करके, gestures का use करके, और rule of combining them, या फिर वो rule जो के हम combine करते हैं ताकि टू कम्युनिकेट वंस व्यूज टू अदर, ताकि हम अपने व्यूज को दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज. ठीक है. सो लैंग्वेज एक्सप्रेस कैसे की जा सकते हैं? हम गेस्चर से, गेस्चर मतलब इशारों में कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं. ठीक है. कम्युनिकेट करने के 3 तरीके होते हैं. अकॉर्डिंग टू साइकोलिंग्विस्ट के हिसाब से एक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, इन अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट्स. सो ये 5 कंपोनेंट्स से कंसिस्ट होता है लैंग्वेज में. फोनीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. सबसे छोटा यूनिट स्पोकन लैंग्वेज का, जो कि जैसे कि वर्ड है पेन, तो यहाँ पे 3 फोनिम्स का यूज किया गया है, PEN. आप इस तरह को एक तरह से साउंड भी बोल सकते हो, या फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है, जैसे PEN. ठीक है. अब मॉर्फिम क्या हो गया? मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी चीज को मतलब देने का. फोनिम्स आर कंबाइंड टू मेक मॉर्फिम. तो फोनिम्स कंबाइन होके मॉर्फिम बनाते हैं. जैसे PEN को कंबाइन करके भी आप पेन बना सकते हो, जो कि एक मॉर्फिम बन जाएगा. सच एज वर्ड. अब यहाँ पे वर्ड जैसे बोल सकते हो, रीमेक कंसिस्ट ऑफ, ओके. सो यहाँ पे आप वर्ड बोल सकते हैं. जैसे रीमेक क्या है? 2 वर्ड से बना है, री और मेक से. ठीक है. तो ये मॉर्फीम हो गया, फोनीम हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जो कि एक तरह से साउंड बोल सकते हैं आप. यहाँ पे जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो मॉर्फीम बनता है. सिमेंटिक क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स ऑफ विच वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस. तो सिमेंटिक में क्या हो गया कि वो रूल्स जिससे हम क्या बोलते हैं, हम इन वर्ड्स या सेंटेंस को मीनिंग देते हैं, उसे हम सिमेंटिक्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए, एडिंग ed एट द एंड ऑफ द वर्ड रेफर्स टू पास्ट टेंस. अगर हम किसी भी शब्द में ed लगा दे, जैसे कि कोई एग्जांपल दो, इन केस मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है. जैसे कि आई लर्न तो अलग हो गया, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे कि आई मेमोराइज्ड दिस लेसन यस्टरडे. सो वहां पे ईडी आ गया, तो उसमें क्या बता रहे हैं? हम पास्ट में बता रहे हैं कि मैंने ये लेसन कल पढ़ा था. तो वहां पे ये रूल्स हो गए एग्जांपल. अब सिंटेक्स क्या होता है? दीज आर द ग्रामेटिकल रूल्स विच एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट वर्ड्स कैन कंबाइन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. सिंटेक्स क्या हो गए कि कैसे आप अलग अलग मतलब कैसे ग्रामेटिकल रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप अलग अलग शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बना सको, तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स. प्रैग्मेटिक्स क्या होते हैं? सोशल रूल्स हो गए किसी भी लैंग्वेज के लिए. अब सोसाइटल रूल्स जैसे कि किसी किसी बड़े से कैसे, बड़े बुजुर्ग से कैसे बात करनी चाहिए, या क्या बातें प्राइवेट में करनी चाहिए, क्या बातें पब्लिक में करनी चाहिए, तो ये आ जाता है प्रैग्मेटिक्स में. ठीक है. तो ये आगे 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज: फोनीम, मॉर्फीम, सेमेंटिक्स, सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक्स. देन आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. अब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है? सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ अवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही एसेंशियल, मतलब एक जरूरी पार्ट समझ सकते हो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. स्टडीज ने शो किया है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं अमंग चिल्ड्रन कैन बी फाउंड इन लैंग्वेज डिफरेंस. कि मतलब हर एक चिल्ड्रन के लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत से इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकते हैं. सम चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज मोर रैपिडली देन द अदर. कुछ बच्चे किसी के कंपैरिजन में जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन nevertheless by the age of 5 the language of most children start resembling to an adulthood. पर जो ज्यादातर अक्सर देखा गया है ये चीज कि जो 5 साल तक बच्चे होते हैं तो वो नॉर्मली एक एडल्ट की स्पीच तक उसको रिजेंबल करने लगते हैं. ठीक है. सो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज इन इन्फेंट्स. इन्फेंट्स क्या होते हैं? वो जो 8 दिन से लेकर क्या बोलते हैं 2 साल के बच्चे हो, तो उनको बोलते हैं इन्फेंट्स. और स्पीच परसेप्शन इन इन्फेंसी. स्पीच परसेप्शन का मतलब क्या होगा? कैसे वो स्पीच को परसीव कर रहे हैं. सो लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेज बिगिंस विद द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट्स, दैट इज फोनीम्स. हमने अभी फोनीम्स की बात की ना, जैसे PEN था, पेन. तो वो जो फोनीम्स थे, स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, उसको वो रिकॉग्नाइज करने देते हैं, दैट इज फोनीम्स ऑफ देयर लैंग्वेज. Studies have suggested that infants are very efficient not only in recognizing phonemes but also in recognizing differences among different phonemes. तो वो सिर्फ फोनेम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बल्कि वो अलग अलग फोनेम्स में डिफरेंस भी पता कर सकते हैं. तो इतना उनमें वो कैपेबिलिटी होती है. ठीक है.
अब लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन इन इन्फेंसी, अब इन्फेंसी में लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, क्या हम जो इन्फेंट होते हैं, वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या हमारी भाषा को समझ सकते हैं? टू आंसर दिस मेनी स्टडीज हैव बीन डन सजेस्टिंग इन्फेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 4 to 5 मंथ, जो इन्फेंट 4 से 5 महीने के बीच में होते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैन टर्न देयर हेड टू अ लोकेशन, वो उस जगह पे अपनी मतलब अपने सर को घुमाएंगे, मुंडी को घुमाएंगे जहां से उनको बुला रहे हो, जैसे कि आप बोलोगे ओके हेलो रोहित या हेलो बेबी बाबू कुछ भी, तो वहां पे वो लोग उसकी तरफ देखेंगे, ठीक है। और सो वो अपने नेम को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, तो ये स्टडीज ने रिसर्च ने शो किया। फर्दर दे कैन अंडरस्टैंड द कोरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अ स्पीकर्स फेशियल एक्सप्रेशन, और वो क्या बोलते हैं, जो स्पीकर है उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी समझने लगते हैं, ये एक्चुअली एंड इमोशनल टोन, और कैसे कौन सा इमोशनल टोन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मैटलिन ने बोला 2009 में, एंड चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड देयर नेम यूजुअली बाय अबाउट 6 मंथ, और वही बात बोल रही है अगेन कि 6 महीने तक तो अपना नाम अच्छे से रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि मेरा नाम ये है, फॉलोड बाय कॉमनली यूज लाइक, और कुछ अलग वर्ड्स भी, जैसे कि बॉटल हो गया, मम्मा हो गया, डॉगी हो गया, बाय द 10 और 12 मंथ, मतलब जैसे 10 से 12 साल तक बढ़ने लगते हैं तब तक वो ये चीजें भी सीखने लगते हैं, अलग अलग वर्ड्स, ठीक है। अब लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंसी, हमने पहले समझा कि कैसे वो परसीव करते हैं, सेकेंड वो स्पीच को कैसे परसीव करते हैं, फिर लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन कैसे करते हैं, कैसे वो जो बोला जाता है उनको समझने लगते हैं, एंड देन फिर थर्ड स्टेज आ गया कैसे वो इन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंट फॉलोज अ सीरीज ऑफ स्टेज, और ये जो लैंग्वेज प्रोडक्शन ये खुद में ही स्टेजेस को फॉलो करता है, अलग अलग स्टेजेस को। द इंटेंशनल वोकलाइजेशन बीइंग बाय द age of 2 month with cooing noises, it's also vowel sound e u, example u। तो यहाँ पे क्या है, जो इंटेंशनल वोकलाइजेशन, मतलब कि जो 2 महीने के बच्चे होते हैं वो कोइंग नॉइसेस, मतलब जैसे ऊ वगैरह वॉवल साउंड निकालने लगे आ करके ऐसे करते हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, लाइक 2 महीने में स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाय द टाइम इन्फेंट रिचेज द एज ऑफ 6 to 8 मंथ, और जैसे ही वो 6 से 8 महीने में पहुंचने लगते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट डूइंग बैबलिंग, अ वोकलाइजेशन दैट यूज कॉमन कॉन्सोनेंट्स, जिसमें वो कॉमन कॉन्सोनेंट्स और वॉवल का यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे बच्चे करने लगे हैं डा 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 डा, मामा मामा, इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये होता है मतलब लाइक सेकेंड स्टेज हो जाती है, बैबलिंग भी जिसको बोलते हैं, जैसे हमें बैबलिंग नहीं बोलते यहाँ पे, ये जो करते हैं उसको बैबलिंग बोलते हैं। देन थर्ड स्टेज आ गई, फर्दर इन्फेंट्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेस्चर, तो इन्फेंट जो है अलग अलग तरह के गेस्चर यूज करने लगते हैं ताकि वो एडल्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। इन्फेंट शेक देयर हेड नो अराउंड 6 to 9, और जैसे मुंडी हिला के ना बोलना सीख जाते हैं वो, जब वो 6 से 9 महीने तक पहुंचते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू वर्बल रिक्वेस्ट टू डू थिंग्स लाइक, और जैसे अगर उनको बोलते हैं ना बच्चों की ओके बच्चा बाय बोलो अंकल को, या फिर तो वो हाथ हिलाते हैं, फिर बोलते हैं फ्लाइंग किस दो, तो ये चीजें करना वो थर्ड स्टेज पे सीख जाते हैं, जैसे जैसे वो 9 से 12 महीने के होते हैं, ठीक है। सो देन अब आ जाते हैं चिल्ड्रन की बात, चिल्ड्रन हो गए 2 से ऊपर के। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज मोस्ट ऑफ द इन्फेंट स्टार्ट स्पीकिंग देयर फर्स्ट वर्ड, तो इन स्टडीज के हिसाब से इन्फेंट अपना फर्स्ट वर्ड बोलना कब सीख जाते हैं, जब तक वो फर्स्ट वर्ड पहले एक साल तक होता है तब तक सीख ही जाते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनिशियल वर्ड स्पोकन बाय इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो इसमें हम क्या सीखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो इन्फेंट्स या चिल्ड्रन बोलना सीखते हैं, फॉलोड बाय ग्रामेटिकल रूल्स, और कैसे कैसे ग्रामेटिकल रूल्स का यूज करते हैं, एंड लास्टली वी विल लर्न हाउ चिल्ड्रन लर्न प्रैग्मेटिक्स, और जो बच्चे हैं वो कैसे प्रैग्मेटिक्स यूज करते हैं। प्रैग्मेटिक्स क्या थे, सोशल रूल ऑफ सोसाइटल रूल लैंग्वेज की किसी भी। अब वर्ड के क्या बोला है, वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड दैट चिल्ड्रन स्पीक इज, जो भी पहला वर्ड होता है वो जो बच्चा बोलता है वो किसी ऑब्जेक्ट से, लोगो से, या किसी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड जैसे ही वो 1 साल के होते हैं वो क्या बोलते हैं 12 से 52 वर्ड तक सीख जाते हैं, 52 वर्ड्स तक बोलना, और डिपेंडिंग कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है, मतलब कि कोई जल्दी सीख जाएगा, कोई थोड़ा सा लेट सीखेगा। एंड अकॉर्डिंग अ चाइल्ड 12 और 13 मंथ विल फ्रिक्वेंटली यूज, और जो 12 से 13 महीने का बच्चा होता है ना वो ज्यादातर पार्शियल वर्ड्स को यूज करता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे टर बोलेगा वाटर के लिए। और यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश स्टूडेंट्स की मतलब बच्चों की बात की गई है, तभी टर, क्योंकि हम लोग तो हिंदी बोलते हैं तो वहाँ पे टर तो बोलेंगे। सो वाटर हो गया, जैसे टर फॉर वाटर, फ्लो इन प्लेस ऑफ फ्लावर, दिस पार्शियल वर्ड
आर एक्सप्रेसिंग एन आइडिया, और ये जो पार्शियल वर्ड्स है ना किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए, इसको हम होलो फ्रेज स्पीच भी बोलते हैं, ये भी याद कर लेना। तो होलो फ्रेज स्पीच क्या होते हैं, जब हम पार्शियल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। अब क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन जो है अगर कोई वर्ड यूज सीख जाता है, तो वो अगर उसको क्या बोलते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम वर्ड का इस्तेमाल करेगा, उसको बोलते हैं ओवर एक्सटेंशन। और इसी के अपोजिट अगर वो क्या बोलते हैं एक वर्ड को सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए ही करेगा, उसको बोलते हैं अंडर एक्सटेंशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल के लिए बोला गया कि जैसे एक जर्मन शेफर्ड किसी बच्चे के घर में था, तो उसने उसको डॉगी बोला, लेकिन वहीं पे अगर दूसरे ब्रीड का कुत्ता आ जाएगा तो उसको डॉग नहीं बोलेगा, तो वहां पे अंडर एक्सटेंशन होगी। ठीक है वो। सो ये था लाइक वर्ड्स के बारे में। देन मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी हमने वहां पे फाइव कंपोनेंट्स के बारे में सीखा ना, यहाँ पे हम वही 5 कंपोनेंट्स की बातें कर रहे हैं। अब मॉर्फोलॉजी में क्या हो गया, आफ्टर लर्निंग वर्ड्स, जैसे ही वर्ड लोग सीख जाते हैं तो वहां पे वो मॉर्फिम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईडी, आईएनजी, एस एंड। और इंग्लिश स्पीकिंग जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, लाइक एक्वायर्स नॉलेज ऑफ यूजिंग होते हैं। जैसे ही वो क्या बोलते हैं एक से 1.5 साल, लाइक 1.5 साल से 1.5, 1.5 साल से 3.5 साल के बीच में होते हैं, तो वो इस चीज का यूज करने लगते हैं। और स्टडीज ने बताया है कि पहले वो आईएनजी का फॉलो करते हैं, देन एस, एंड देन लास्ट में ईडी का। ठीक है। सो ये आ गया मॉर्फोलॉजी। सिंटेक्स क्या, सिंटेक्स में क्या बात की गई है, सिंटेक्स में कि 18 से 24 महीने के जैसे ही बच्चे होते हैं, ऑफन चिल्ड्रन बिगिन टू, तो जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं वर्ड्स को कंबाइन करने लगते हैं ताकि वो सेंटेंस बना सके। सिंटेक्स वही होता है। सो अब यहाँ पे क्या है कि अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर साइकोलॉजी हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ सिंटेक्स, दैट इज रूल ऑफ ग्रामर बर्थडे। और जैसे ही क्या बोलते हैं एक बच्चे का लाइक बर्थडे होने लगता है, सो सेकंड बर्थडे मतलब 2 साल का होने लगता है, देन चिल्ड्रन जो बच्चा होता है वो मतलब 2 वर्ड्स को कंबाइन करके अपना मैसेज बोलने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मम्मी एप्पल, मतलब उसको बोलना चाहिए, वो बोलना होता है कि मम्मी आई वांट एन एप्पल, मेरे को सेब खाना है, लेकिन वो बस बोलता है मम्मी सेब। तो वहां पे वो मतलब थोड़े ही वर्ड का यूज करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की स्पीच को इसको बोलते हैं हम टेलीग्राफिक स्पीच। अगेन याद कर लेना, टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, जब हम कुछ वर्ड्स का ही या 2 वर्ड्स का यूज करते हैं ताकि हम अपने मैसेजेस को दे सके। एंड इसमें क्या करते हैं हम, ग्रामेटिकल जो फंक्शन होते हैं उसको ओमिट करते हैं। सो या सो 2 से 3 वर्ड्स का कंबाइन करते हैं एंड ग्रामेटिकल फंक्शन को ओमिट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो आई वांट टू ईट एंड था, ये ग्रामेटिकल, इसको हमने टोटली ओमिट कर दिया, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया फर्दर। और जैसे और एक और चीज बताई गई है कि जैसे ही क्या बोलते हैं जब बच्चे 1 से 2 साल के बीच में होते हैं, तो जब वो अकेले होते हैं वो क्या वो करते हैं, वो जोर से खुद से बोलना स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ लाउडली। सो अब क्या होता है, इस तरह की स्पीच को क्या बोलते हैं, क्रिप स्पीच। और ये किस लिए यूज करते हैं चिल्ड्रन, ताकि वो अपने लिंग्विस्टिक को, मतलब अपने बोलने के तरीकों को रिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली थोड़ी सी फनी पार्ट भी बोल सकता हूँ, मतलब कि एक छोटे से बच्चे को एबिलिटी होती है कि वो ये सोच सके कि हाँ मेरे, मतलब सोचने की नहीं, अनकॉन्शियस बिहेवियर है हमारा, कि जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं हम अपनी लिंग्विस्टिक को ठीक करने के लिए खुद से बोलने लगते हैं। सो ये एक रिसर्च के हिसाब से बताया। एंड देन प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स में क्या आ गया, सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज, कि क्या रूल है, कैसे बात करनी चाहिए। सो इट हैज सम अंडरलाइंग लो एज हाउ टू लिसन, हाउ टू कोऑर्डिनेट इन अ कन्वर्सेशन। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट इन अ कंपैरिजन टू एडल्ट, किसी एडल्ट की कंपैरिजन में चिल्ड्रन जो होते हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं इन टर्न टेकिंग, अपनी बारी बोलने, मतलब खुद की जो बारी है उसमें ज्यादा टाइम लेते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंप्लीशन ऑफ अ रिमार्क। मतलब कि उनको नहीं पता ना कि सामने वाले की बात कब खत्म हो गई, तो उसको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी नहीं होती है इनमें, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं ये चीज, जब वो नॉर्मली किसी से बात करने लगते हैं। ठीक है। विद मेच्योरिटी चिल्ड्रन लर्न टू यूज फ्रेज एंड देन, और जैसे ही मेच्योर होने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो एंड देन जैसे फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं टू सिग्नल देयर लिसनर्स दैट दे विश टू कंटिन्यू दिस पेज, और ताकि वो सिग्नल कर सके जो सामने सुन रहा है कि हाँ मैं अभी और भी बोलना चाहता हूँ। ठीक है। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू अडेप्ट देयर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द लिसनर, और चिल्ड्रन अपनी भाषा को या अपने बोलने के तरीकों को अडेप्ट करना सीख जाते हैं लिसनर के अकॉर्डिंग, कि जो सामने वाला सुन रहा है वो कैसे सुना है। इफ द लिसनर ऑफ अ 6 year old चाइल्ड इज हिज पेयर, अगर कोई 6 साल का बच्चा उसका दो मतलब पेयर है, देन लैंग्वेज यूज बाय हिम वुड बी डिफरेंट, तो जो लैंग्वेज वो यूज करेगा वो अलग होगी एज कम्पेयर टू फ्रॉम द लैंग्वेज यूज फॉर अ 2 year old लिसनर। तो जब वो क्या बोलते हैं
2 साल के बच्चे से बात करेगा वो टोटली डिफरेंट तरीका होगा, जबकि वो अपने ही बराबर 6 साल के लड़के से बात करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। अब लैंग्वेज और थॉट में क्या रिलेशन है? कुछ बोलते हैं कि लैंग्वेज कंट्रोल करता है हमारी थॉट्स को, और कुछ कहते हैं कि थॉट्स कंट्रोल करता है हमारी लैंग्वेज को। अब इसमें सही क्या है? दिस हैज ऑलवेज बीन अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट। ये हमेशा साइकोलॉजिस्ट और लिंग्विस्टिक के बीच में क्वेश्चन रहा है, डिकेड से, मतलब 10 सालों से, मतलब कई सालों से। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस, अब जो लिंग्विस्टिक रिलेटिव हाइपोथेसिस या फिर जिसे हम वॉर्फियन थ्योरी भी कहते हैं, और लैंग्वेज शेप्स आवर थॉट, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज है, हमारा जो बोलने का तरीका है, वो हमारे थॉट्स को शेप देता है। मतलब हम कैसे बोलते हैं उसी तरह से हम सोचेंगे। वॉर्फ 1956 में उसने बोला था, प्रपोज किया था, दैट द अवेलेबल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज, जो हमारे पास किसी लैंग्वेज के अवेलेबल वर्ड्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे थिंकिंग को, हमारे सोचने के तरीके को। इसीलिए पीपल जो अलग अलग लैंग्वेजेस के होते हैं वो अलग अलग तरह से सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए बताया है कि होपी ट्राइब है एक अमेरिका में, वो ना पास्ट टेंस का यूज नहीं करते अपनी भाषा में। क्यों? तो इसकी वजह से अब क्या है कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं है। द अपोजिंग व्यू ऑन दिस डिबेट इज दैट, और ये मतलब एक तो हो गया कि हमारे लैंग्वेज हमारी थिंकिंग को करती है। अब अपोजिंग व्यू क्या था कि हमारा जो थॉट है वो हमारी लैंग्वेज को बताता है। तो द अपोजिंग व्यू ऑन दिस डिबेट इज दैट आवर थॉट्स डिटरमाइन आवर लैंग्वेज। हमारी थॉट, हमारी सोच हमारे लैंग्वेज को, बोलने के तरीके को डिफाइन करती है। दिस डिबेट स्टिल हैज नॉट बीन रिजॉल्व सक्सेसफुली, और ये डिबेट अभी भी अच्छे से सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं हुई है। बट रिसेंटली अ मॉडिफाइड, लेकिन एक थोड़ा सा वॉर्फियन थ्योरी का मॉडिफाइड वर्जन है, और उसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर, हमारी जो लैंग्वेज है ना, वो क्या बोलते हैं, हर एक्सपेक्ट, हमारे थिंकिंग के हर एक्सपेक्ट को नहीं करती है, बस कुछ एक्सपेक्ट्स को कंट्रोल करती है जो कि रिलेटेड होती है with like the way people think about the relationship between object, कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ऑब्जेक्ट के बीच में, उस सिर्फ उतना ही रिफ्लेक्ट करती है और हर तरह की थिंकिंग को नहीं करेगी, ठीक है। तो ये था मॉडर्न थ्योरी, जो कि दी थी किसने, हंट एंड अग्नोली ने 1991 में, एंड इवन लूसी 1992 में, ठीक है। सो ये हो गया हमारा चैप्टर 4th, लाइक 5th खत्म, थिंकिंग एंड लर्न का, लैंग्वेज का। और यहाँ पे इनकेस अभी हो, और ठीक है, सो ये आंसर कर देना। द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स एंड मेक अ चॉइस इज नोन एज, वो कॉग्निटिव प्रोसेस जिससे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव्स में इवैल्यूएट करते हैं और एक चॉइस लेते हैं, चुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। नहीं, कॉग्निटिव सुनना फिर से, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उसको इवैल्यूएट कर सके और एक चॉइस बना सके, उस कॉग्निटिव प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोचो थोड़ा, देखना नहीं आंसर। दोनों में से किसी को नहीं पता? ओके, मैं बताता हूँ, ठीक है। सो इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। अभी हमने किया भी था कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, ये द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट यू यूज टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव्स एंड मेक अ चॉइस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हमारे पास प्रॉब्लम के सोल्यूशन ऑलरेडी होते हैं, हमें बस चुनना होता है कि कौन सा है, मल्टीपल है, हमें डिसीजन लेना है कि हाँ इसके साथ जाना है या इसके साथ जाना है, ठीक है। सो वो हो गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे सेकेंड फिल अप द ब्लैंक्स इज, इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन फर्स्ट यू नीड टू हैव अ, एक डिसीजन लेने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? दो अल्टरनेटिव्स। या ऑल्टरनेटिव्स, बट ऑल्टरनेटिव्स नहीं, डिसीजन हम किसके लिए लेते हैं एक्चुअली? डिसीजन मेकिंग, मैंने कहा था डिसीजन मेकिंग ये पार्ट है किसका? प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम। बिकॉज डिसीजन मेकिंग क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का बिहेवियर है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास कुछ प्रॉब्लम होनी भी चाहिए ना, अच्छा कि हमें कोई ये चीज करनी है, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम। थर्ड क्या है, अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी आवर लैंग्वेज शेप्स अवर थॉट, किसकी थ्योरी की वजह से हमारी जो लैंग्वेज है हमारे थॉट्स को शेप करती है, इन्फ्लुएंस करती है? अभी हमने वॉल्फियन हाँ, वॉल्फियन ठीक है, वॉर्फिन थ्योरी। आफ्टर लर्निंग वर्ड्स, चिल्ड्रन सून स्टार्ट लर्निंग अबाउट यूजिंग, जैसे ही वो वर्ड स्टार्ट कर देते हैं, वर्ड सीख लेते हैं, उसके बाद चिल्ड्रन किसका इस्तेमाल करने लगते हैं? हमने अभी 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे ना,
उसमें से ये सेकंड कंपोनेंट है। अभी हमने पढ़ा ना एम से था ना, मैं पता नहीं क्या। एम से, हाँ एम से ही है मॉर्फीम्स, ठीक है। पहला है मोर फोनीम्स, पहला है कंपोनेंट फोनीम्स, दूसरा है मॉर्फीम्स, देन है सिमेंटिक, देन है सिंटेक्स एंड लास्ट इज प्रैग्मेटिक्स, ठीक है, याद रखना ये 5। सो ये चीज होगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डैश डेवलपमेंट। ये एक एसेंशियल लाइक एक्सपेक्ट है हमारे किस डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव। ठीक है। सो अब ये चीज आती है ना, थिंकिंग, लर्निंग और क्या बोलते हैं मेमोरी, ये सब जो है ना, ये सब हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब ऐसा है कि लैंग्वेज है, थिंकिंग है, ये सब हमारे कॉग्निटिव इसका पार्ट हुए। अब मेरे को बताओ, आप मेरे को चाहते हो नेक्स्ट अभी मैं कवर करूं या फिर क्या बोलते हैं यहीं पे एंड करें?